हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री डिसिप्लिन का। किसका? हिस्ट्री डिसिप्लिन के हम यूनिट नंबर 7 को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी यूनिट 7 पर यह आपका पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बनी हुई है। नहीं देखी आपने तो आप जाकर के उसको पहले देख सकते हो, ताकि आप अपने हिस्ट्री के पूरे यूनिट को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट एक एक टॉपिक अच्छे से समझो, ठीक है। बाकी यूनिट 7 का जो नाम है वो है अर्थव्यवस्था एवं परिवर्तन के संगठित प्रतिमान, ठीक है। यानी कि इसमें हम बेसिकली अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं, जो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बताया है कि हम कैसे, मतलब मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक में इंटरलिंक किया है कि कैसे ये चीज़ हमें इस बार पढ़ने को मिलती है। और हम कब से कब तक का इतिहास पढ़ते हैं? हम 1200 सदी तक से इतिहास जो है पढ़ना शुरू करते हैं, 1200 से 1700 सदी तक का, ठीक है, ईस्वी का। तो यहाँ से यहाँ तक के इतिहास में किस प्रकार से कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियाँ निकली, उनका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, कौन कौन सा राजवंश उभरा, भारत में क्या क्या था, और उसके अलावा उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे विकसित हुई, ये सब हम पढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए यूनिट नंबर 7 है आपका, ठीक है। उसके अलावा कुछ टॉपिक थे जो हमने यहाँ पर देखे थे, क्या क्या पढ़ना होता है वो देख लेते हैं थोड़ा। बट उससे पहले अगर आपके पास कोई डाउट है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको हालांकि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पर जा करके डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, फ्री स्टडी DM23, ठीक है। फ्री स्टडी DM23 जैसे आप पे सर्च करोगे आपको फ्री स्टडी का जो चैनल है वो ऊपर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसका इंडेक्स देख लेते हैं हम। देखो, इस यूनिट में हमने पढ़ना क्या क्या था। हमने इस पर पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, राइट। इसमें हमने क्या पढ़ा था? अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर उसके बाद समुद्र पार में जो व्यापार था वो भारत के व्यापार से कैसे होता था, ये भी पढ़ा था। ये हमने पार्ट 1 में कवर किया था। और हिंद महासागर में कैसे कैसे इसकी भूमिका होती है, क्योंकि आपको पता है जो भारत है ये है भारत, ठीक है, दक्षिण एशिया में भारत आता है। यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान और इधर चीन नेपाल है। इधर चीन और इधर नेपाल है। तो जो भारत है वो भारत की जो दक्षिण की साइड है, यानी कि इधर की साइड श्रीलंका भी है हमारा, ठीक है, इधर श्रीलंका भी है। तो इधर में जो है ना हिंद महासागर, यानी भारत तीनों तरफ से समुद्री व्यापार कर सकता था। इधर अरब के सागर में भी होता था, अफ्रीका वगैरह में भी करता था। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा एक, मतलब समझो एक पॉजिटिव पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत अच्छी बात थी कि वो अपने यहाँ से, मतलब हिंद महासागर की केंद्रीय स्थिति होने का यही कारण था, क्योंकि वो अपना बाकी देशों के साथ व्यापार कर सकता था और समुद्री तरीक़ों से कर सकता था, जिसमें उसकी लागत भी कम लगती थी। तो व्यापार, और जिसके बारे में इस बारे में हम पढ़ने को कहाँ से मिला है, इसके बारे में हमने कुछ ऐतिहासिक स्रोत भी देखे हैं, ठीक। नौकायन अभिरचना क्या होती थी ये भी देखे थे, कि नाव किस तरीके से बनाए जाते थे, समुद्री हवाओं के अनुकूल बनाए जाते थे नाव, तब जाकर के समुद्री यात्रा की जाती थी। फारस में व्यापार कैसे विकास हुआ भारत का, ठीक है। पूर्वी हिंद महासागर के जो बंदरगाह थे कुछ वो भी देखे। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे व्यापारी समुदाय और मुगल काल में जो व्यापार होता था और जो कुछ खेती होती थी, यानी कि जो वाणिज्य होती थी, और उस वाणिज्य में कौन कौन सी वस्तुएं निकाली जाती थी ये पढ़ेंगे। हमें पढ़ना क्या है? एक व्यापारी समुदाय पढ़ेंगे, कौन कौन से समुदाय शामिल होते थे, और क्या पढ़ेंगे कि मुगल काल में जो व्यापार होता था और जो खेती होती थी उस खेत में कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख रूप से उगाई जाती थी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते अपने टॉपिक को। देखो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट है जो आप ध्यान रख लेना। देखो, व्यापारी समुदाय क्या होता था, जो व्यापार करते थे ना उनका अपना एक समुदाय होता था इस समय पर, जिसमें कौन कौन से, एक कप्तान होता था जिसको नाखुदाई कहा जाता था, एक जलयान होता था जिसको स्वामी कहा जाता था, और वो था नौविक्तो, ठीक है। और उसके अलावा कुछ कर्मचारी होते थे जिसको नाविक कहा जाता था, वो पोत चालक और नाविक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और इनके अलावा 9 प्रेक्षोत्तर और होते थे जो व्यापार में सम्मिलित होते थे। कुछ छोटे व्यापारी भी होते थे इस समय पर, कुछ छोटे व्यापारी भी सम्मिलित होते थे, और जो छोटे व्यापारी होते थे उनको फेरी वाला कहा जाता था। यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लेना आप, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, टेलीग्राम ग्रुप पर। उसके अलावा जो बड़े व्यापारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? परिचालक के आधार पर उनको स्थान मिलता था। जो लंबी दूरी तय करते थे, लंबी दूरी के जो चलियान के कप्तान होते थे
उनके जो सामुद्रिक उनके पास जो कौशल होती थी, क्योंकि जो कप्तान है वो पूरे नाव को हैंडल करते हैं, तो उनके पास समुद्र में कैसे यात्रा की जाती है इसका ही बहुत अच्छा नॉलेज होता था। जिसके लिए क्या होते थे, जो अरबी, चीन, भारत के लोग, मलयालम के लोग, ठीक है, ये सब क्या होते थे, ये कप्तान यानी कि नाखुद को बहुत ही बड़ा सम्मान देते थे। ठीक है, सम्मान मानते थे। कहाँ के लोग, अरब, भारतीय लोग, ये सब उनको सम्मान मानते थे। किसकी बात की जा रही है, जो पोत चालक होते थे। ठीक है, बेसिकली इतना समझ लो कि यहाँ पर क्या है, भारत में, ठीक है, भारत में जो व्यापारी समुदाय थे उनकी बाहर के लोगों में भी पहचान होती थी। उनको समुद्री ज्ञान होता था, इस वजह से जो कुशल होते थे, इस वजह से भारत के जो व्यापारी थे ना, उनको पोत का स्वामी भी कहा जाता था। और फिर हिंद महासागर में अगर आप देखोगे तो वहाँ के जो समुद्री संगठन थे उसमें व्यापार ही भारत के लोग ज़्यादातर करते थे। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप से हम ये बिल्कुल देखो, यहाँ पे एक छोटा सा निष्कर्ष भी दिया गया, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जो 15वीं शती के बाद में, ठीक है, जो पुर्तगाली आए थे भारत में उस समय पर, और उससे पहले भी जो भारत का समुद्री व्यापार था ना, वो अपने आवृत्त परक पर क्षेत्र पर था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऊंची क्षेत्र पर था। और जो हिंद महासागर था, सबसे बड़ी बात ये है हिंद महासागर की कि वहाँ पर जो व्यापारी होते थे, जो नाविक होते थे, और जो डाकू होते थे, डाकू भी होते थे ताकि वो डकैत वगैरह कर सके, ये उन सबके लिए सबसे बड़ा रंगमंच था। अब रंगमंच क्यों कहा गया, क्योंकि इन्हीं के भरोसे वो अपना व्यापार करते थे। अगला टॉपिक क्या है, अगला है मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य, यानी कि जो मुगल काल था, मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य। अब देखो एक बात बताओ, मुगल काल का पहला शासक कौन था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताओ, क्योंकि पिछली बार हमने पढ़ा रखा है ये। ठीक है, मुगल काल में फटाफट जाके कमेंट करके बताओ कि मुगल काल का पहला शासक कौन था। तो देखो यहाँ पे मुगल काल में छोटे छोटे पॉइंट देख लो बस कि क्या क्या होता था, वाणिज्य के बारे में जान लो, और कुछ नहीं जानना है यहाँ पर। भारत में जो विदेशों से निर्यात होता था, और उसके अलावा जो अंतर क्षेत्र यानी देश के अंदर जो उत्पादन होता था, इसमें भारत की तुलना औद्योगिक कालीन यूरोप से की जाती है। यानी पहले वाले यूरोप, जिसमें उद्योग की क्रांति कहाँ चली थी, यूरोप के देशों में, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा उद्योग देखे गए थे, तो ये वहाँ से शुरू की गई थी। अब देखो भारत पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा है, क्या रहा इसके अंदर। जो भारत के क्षेत्र के अंदर उत्पादन होता था और जो व्यापार की स्थिति थी, वो बर्नियर के शब्दों में यूरोपीय देशों की बहुमूल्य धातु भारत के दस्तकर उत्पादन के बदले में इधर से उधर यानी भारत में संग्रहित होती थी। यानी कि जो दस्तकारी होती थी, ठीक है, जो दस्तकारी मतलब होता है अपने हाथों से बनाना, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते, भारत बेसिकली इतना समझ लो कि जो भारत के देश हैं, भारत देश में समृद्धि व्यापार के कारण, समुद्री व्यापार के कारण उसकी जो तुलना थी ना यूरोप के उद्योग से भी होती थी। सिर्फ इतना देखो, जो कुछ क्षेत्रीय व्यापार होते थे, जैसे कौन कौन सा व्यापार होता था, सोना हो गया, चांदी हो गया, गिल्ट हो गया, ठीक है, इनके आभूषण होते थे जो स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। आप भी पहले के जो राजा और रानी होते थे, वो दोनों ही जो है आभूषण पहनते थे, आभूषण के शौकीन होते थे वो दोनों। उसके अलावा अपनी हैसियत के हिसाब से भी लोग सोना, चांदी, गिल्ट के आभूषण पहनते थे। अगर अमीर है तो अच्छे वाले पहनेगा, गरीब है तो कम पहनेगा। पुराने आभूषण को तुलवाकर नए आभूषण भी बनवाए जाते थे। तो इस प्रकार आभूषणों का जो निर्माण का सिलसिला है ना, वो बना रहा था और मांग में भी रहा था। अगर हम बात करें वस्त्र उत्पादन की, तो वस्त्र उत्पादन में भी काफ़ी बड़ी मांग देखी गई है। जो ग्रामीण लोग थे उनका हाथ इनमें ज़्यादा होता था। इस यूनिट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या क्या परिवर्तन आए थे, वो आप लिखो। ठीक है, तो ये 16वीं और 17वीं शताब्दी का आप यहाँ से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 16वीं शताब्दी में सबसे बड़ी परिवर्तन था कि व्यापार और वाणिज्य में परिवर्तन आया था। उसके अलावा कुछ प्रशासनिक मामलों में भी आया था। जब आप उत्पादन प्रणाली देखोगे तो पता चलेगा कि प्रशासनिक और उत्पादन में कैसे आया था। उत्पादन में देखो क्या क्या हुआ था, भारत के अंदर भी, भारत में जो है दस्तकारी का परिवार पूरा माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, जब आयात और निर्यात होता था भारत का, यानी व्यापार है तो व्यापार में भाई आयात कुछ देगा तो कुछ लेगा भी, व्यापार है एक दूसरे से हो रहा है, तो कुछ कुछ देशों से क्या क्या मंगाए जाते थे। तो जैसे बंगाल में क्या होता था, बंगाल से भी कुछ चीज़ें मंगाई थी। कुछ रेशम के उत्पादन का प्रमुख, जैसे गुजरात जो था वहाँ पर रेशम होते थे, रेशम की उपज होती थी। जो पूर्वी तट था यानी बंगाल था, वो गुजरात की तुलना में ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उपजाऊपन रहता था। 1630 के बाद क्या हुआ था, राजनीतिक कारणों के कारण जो फारस की स्थिति थी उसका नाश हुआ था।
और अगर बात करें वस्त्र उत्पादन की तो ये भी बहुत अच्छा था। इसमें रंगाई के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा उत्पादन था। कृषि उत्पाद होता था। अब कृषि में भी अलग अलग जगहों पर क्या क्या जैसे गुजरात में एक राज्य है जहाँ पर इसकी रंगाई होती थी। लाल रंग जो था वो कोरोमंडल के नाम से कुछ क्षेत्रों में जाना जाता था। और जो बयान था, ठीक है, बयान भी कहाँ है, बयान वहीं गुजरात के साइड पड़ता है। वहाँ पर नील होती थी। नील आप जानते होंगे, नील के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने। नील की खेती होती थी। जो अफीम था ये वही है, ठीक, जिसे अंग्रेजों ने लूट लिया था और उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिए थे। याद होगा आपने, 12वीं में भी पढ़ा और उससे पहले ही कई बार पढ़ा होगा। महात्मा गांधी ने इसके लिए आंदोलन भी चलाया था। उसके अलावा कुछ और उत्पादन जैसे गुड़ हो गया, सफ़ेद दानेदार, ठीक है, गुड़, शक्कर हो गया, महंगी मिश्री, शक्कर उत्पादन, व्यापार में जो भी था ये सब प्रमुख अंग में शामिल थे, ठीक है। उत्पादन का केंद्र भी होता था। बंगाल, आगरा, इन सब के क्षेत्र में शक्कर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। बंगाल में क्या होता था, यूरोप और फारस के क्षेत्र से जो मांग होती थी वो डच के व्यापारी में भी बढ़ गई थी, यानी कि भारत जो है डच में भी पहुंचने लगा था। अफीम, तंबाकू, तेल, केसर, महुआ, ये सब का व्यापार होता था। 16वीं और 18वीं शताब्दी में जो बहुमूल्य धातुएं थी वो भारत में प्रवाह के बावजूद पूंजी के संग्रहण में कोई अंतर नहीं थी। मतलब ये था कि कहने को इतिहासकार का ये मानना है कि इतना होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं था, ऐसा इतिहासकार द्वारा माना जाता है। मुगल काल में तोपें थी, बंदूकें थी, काफ़ी चीज़ें थी ताकि वो अपनी एक मजबूत प्रशासनिक सेना बना रख सके। उसके अलावा 18वीं शताब्दी तक तो आते आते फैक्ट्रियाँ, इंजीनियरिंग, ये सब भी होने लगे थे। तो बच्चों ये था आपका यूनिट नंबर 7। होप्स आपको यूनिट नंबर 7 अच्छे समझ आ गया होगा। और अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा और बैक करके देख लो। मैंने आसान तरीक़ों से समझा दिया है कि जितना कोशिश हो पाया है। बाकी इसके रिटर्न फॉर्म में नोट्स मैं शॉर्ट बाय शॉर्ट प्रोवाइड करवा दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल काल में पहला शासक कौन था, तो ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हिस्ट्री का सिलेबस अब आपका पूरा हो चुका है, तो अब आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।